मूवी की शुरुआत जॉर्ज टाउन वॉशिंगटन से होती है, जहां हमें एक एक्ट्रेस को दिखाई जाती है जिसकी नाम क्रिस थी और वो एक हीरोइन थी। क्रिस एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, उसके पास नाम, दौलत, शोहरत सभी कुछ थे। क्रिस की एक बेटी होती है रेगन। एक दिन दोनों माँ बेटी खेल रहे थे। इसके बाद ही दिखाया जाता है रेगन के बैग से क्रिस को एक ओजा बोर्ड मिलती है। क्रिस अपनी बेटी से पूछती है ये क्या है, ये तुम्हारे पास क्यों है। रेगन बताती है मैं इसे अक्सर ही खेला करती हूँ, मतलब मैं और डॉक्टर होडी दोनों ये गेम खेलते हैं। अब क्रिस कहती है चलो हम दोनों भी ये गेम खेलेंगे और तुम मुझे सिखाना इस गेम को कैसे खेलते हैं। अब वो इस गेम को स्टार्ट करते इससे पहले ही वो बोर्ड उनसे दूर चले जाता है। क्रिस कहती है क्या तुम मेरे साथ इस गेम को नहीं खेलना चाहते। रेगन कहती है नहीं मैं तो खेलना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर हाउडी आपके साथ नहीं खेलना चाहते। क्रिस इन सब बातों को मजाक में ही ले रही थी। इसके बाद रात हो जाती है। जब क्रिस सो रही थी तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव करती है। उसके बाद खत्म होने के बाद वो देखती है उसके बेड में उसकी बेटी रेगन आगे सोई हुई है। इसी कारण से क्रिस अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ हने, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। यहाँ रेगन बताती है मेरा बेड बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा था, मैं वहाँ सो नहीं पा रही थी, मुझे डर लग रहा था, इसी कारण से मैं यहाँ आ गई। यहाँ क्रिस इस बात को बहुत ही हल्के में लेती है और वो सोचती है ये रेगन का कोई बुरा सपना होगा। क्रिस रेगन के रूम को चेक करने जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे अपर फ्लोर से कुछ आवाज आती है। वो ऊपर चली जाती है और देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आती। अगले दिन क्रिस रेगन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर क्रिस को चेक कर रहे थे, तभी रेगन बहुत ही रूड बिहेव कर रही थी और डॉक्टर को गाली भी दे रही थी। यहाँ डॉक्टर क्रिस को बताते हैं आपकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है, इसी कारण से उसे छोटी छोटी बातों पे ही गुस्सा आ रही है और ये एक बैड कंडीशन है और ये आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ क्रिस बताती है मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी है, वो तो हमसे बहुत ही अच्छे से पेश आती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं रेगन के पिता रेगन से दूर रहते हैं, उसे बात नहीं करते, उसे कांटेक्ट नहीं करते। एक मुख्य कारण हो सकता है उसके चिड़चिड़े रहने का। हमें कुछ और चेकअप करने दो, इसके बाद हम बताएंगे। अगले सीन में हमें एक फादर टैमी को दिखाया जाता है, जिन्हें सिनेमा देखना बहुत ही पसंद था और वो क्रिस की फैन थी और अक्सर ही उनकी शूटिंग देखने आया करते थे। क्रिस की मदर थी जो बहुत ही बुरी हो चुकी थी और उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। डेमी की मदर की पावर फैक्टर था और उनकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण से एक दिन डेमी के मामा डेमी के मदर को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, जिससे डेमी बहुत ही गुस्सा था और उनकी मदर भी हद से ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो अपने घर से निकलना नहीं चाहती थी और किसी डॉक्टर को अपने पैर को नहीं दिखाना चाहते थे। जिस मेंटल हॉस्पिटल में डेमी की मदर भर्ती थी वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। डेमी यहाँ चाहता था वो अपनी मदर को उस हॉस्पिटल से निकाल ले और एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दे, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसी कारण से वो इस काम में नाकाम हो जाता है और उस हॉस्पिटल में उसकी मदर की अच्छी इलाज ना होने के कारण से उसकी मदर की डेथ हो जाती है और इसी कारण से डेमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो लिटरली डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसने अपनी मदर की इलाज सही ढंग से नहीं कर पाया। अगले सीन में दिखाया जाता है क्रिस की मूवी हिट जाने के कारण से क्रिस अपने घर में एक पार्टी देती है। पार्टी चलने के दौरान उसकी बेटी नीचे आ जाती है। वो एक गेस्ट को थ्रेट करते हुए कहती है तुम्हारी मौत बहुत ही जल्दी होने वाली है। इसके बाद वो वही टॉयलेट कर देती है। क्रिस सबसे माफी मांगते हुए कहती है आप लोग इस बात को ज्यादा सीरियसली मत ले, क्योंकि ये बीमार है, इसकी हालत खराब है। इसके बाद क्रिस रेगन को नहलाती है और उसे सुला देती है, लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर आती है तो उसका पेट बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगता है। रेगन डर के बहुत ही ज्यादा चीख रही थी और उसकी चीखें सुन के क्रिस उसके रूम में जाती है और उसके पेट को हिलते देख वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगले दिन उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उस पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर सोचते हैं ये ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हादसे हो रहे थे इसका क्या मतलब है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता है उसकी हालत और ज्यादा बदतर हो रही थी। कोई अब उसके पेट को ही नहीं, उसे भी उछाल के फेंक रहा था। यहाँ रेगन बार बार रोते हुए मिन्नत कर रही थी मुझे बचा लो वरना मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन यहाँ ना ही डॉक्टर और ना ही क्रिस को ये पता
थी उसे कैसे बचाया जाए। और देखते ही देखते रेगन शैतान के बस में चली जाती है और डॉक्टर के कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है। वो लोग रेगन को नींद की दवा देके उसे सुला देते हैं। अगले दिन जब क्रिस डॉक्टर के पास से घर आती है तो उसे बताया जाता है उसकी डायरेक्टर की मौत हो चुकी है और जब वो मरा वो रेगन के पास ही था। दरअसल होता ये कि जब डायरेक्टर रेगन की हालत देखने आया था, रेगन उसे पकड़ लेती है और उसकी मुंडी पीछे की तरफ घुमा देती है और उसे मार के खिड़की से नीचे फेंक देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है रेगन सीढ़ियों से उल्टी होकर नीचे उतर रही थी शैतान की तरह और उसके मुंह से खून निकल रहा था और क्रिस उसे देख के हद से ज्यादा डर जाती है। अब रेगन को फिर से हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर फिर से कुछ टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर से टेस्ट नॉर्मल ही आता है। डॉक्टर यहाँ हैरान थे, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। रेगन पे बदलाव तो देखे जा रहे थे लेकिन उसके टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, कोई भी बीमारी उसमें देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो सारे डॉक्टर की एक मीटिंग चल रही थी। यह सारे डॉक्टर मिलकर एक निर्णय लेते हैं। वो क्रिस को बताते हैं आपको ऐसे क्षण में आपकी बेटी को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। हम सबको लगता है आपको रेगन को किसी पादरी के पास ले जाना चाहिए। पादरी उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करेंगे और यही उसके लिए सही इलाज होगा। अगले सीन में जब क्रिस घर आती है तो वहाँ एक डिटेक्टिव आया हुआ था जो डायरेक्टर की केस को हैंडल कर रहा था। डिटेक्टिव बताता है मुझे लगता है जिस तरीके से डायरेक्टर की मौत हुई है उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। मुझे लगता है उसकी मौत कोई आम तरीके से नहीं हुई है, उसकी मौत कोई शैतान के हाथों से हुई है। इसके बाद जब डिटेक्टिव जाते हैं तो रेगन के रूम से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और क्रिस तुरंत ही भागते हुए उसके रूम में चली जाती है। तो वो जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है रेगन एक क्रॉस से अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रही थी और वो बार बार खुद को जख्मी ही कर रही थी। यह क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो क्रिस पे हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। यहाँ क्रिस को बचाने के लिए उसके सर्वेंट आगे आते हैं लेकिन दरवाजा अपने आप शैतानी तरीके से बंद हो जाता है और रूम में रखी अलमारी जो क्रिस के ऊपर आके गिरने वाली थी, लेकिन तभी क्रिस वहां से हट जाती है। यहाँ रेगन पूरी तरीके से अपने सिर को पीछे घुमा लेती है और यहाँ रेगन के अंदर बसे हुए शैतान क्रिस को मुसलसल गाली देते ही जा रहे थे और यहाँ क्रिस को एहसास हो जाती है उसके बेटी के अंदर कोई शैतान का वास है और अगर जल्दी से जल्दी उस शैतान को बाहर ना निकाला गया तो वो रेगन की जान ले लेगा। इसी कारण से क्रिस फादर डैमी के पास जाते हैं और कहते हैं फादर मेरी बेटी धीरे धीरे मर रही है, उसके अंदर शैतान का वास है, आप एक बार प्लीज उसे देखिए, उस पे एक्सोर्सिज्म करिए। फादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। एक्सोर्सिज्म करना कोई मामूली बात नहीं, इसके लिए बहुत सारे परमिशन चाहिए होंगे। आप आपकी बेटी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। लेकिन यहाँ क्रिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है हॉस्पिटल वालों ने कहा है उसे दवा की नहीं एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। यहाँ फादर राजी हो जाते हैं और रेगन से मिलने जाते हैं। यहाँ रेगन के अंदर का शैतान फादर को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देता है और उसे गाली भी बकता है। यहाँ फादर समझ जाते हैं रेगन को एक्सोर्सिज्म की सख्त जरूरत है, लेकिन एक्सोर्सिज्म ऐसे नहीं होता, इसके लिए जज से परमिशन चाहिए होगी और परमिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये प्रूव करना होगा वो इंसान सच में शैतान के वश में है। अब फादर सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो रेगन के बॉडी में देखते हैं जिसमें लिखा हुआ आता है मेरी मदद करो। फादर रेगन की रिकॉर्ड की हुई शैतानी आवाज को सुनते हैं और अब उन्हें ये विश्वास हो जाता है रेगन के अंदर बहुत सारी शैतानों का वास है। अब फादर चर्च से एक्सोर्सिज्म करने के लिए मंजूरी मांगते हैं। यह चर्च वाले उसे एक्सोर्सिज्म करने के लिए मंजूरी तो देते हैं, लेकिन फादर डैमी इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे इस काम में। इसी कारण से चर्च वाले डिसीजन लेते हैं उसके साथ और एक फादर को भेजने के लिए जिसका नाम होता है फादर मैरिन। फादर मैरिन क्रिस के घर चले आते हैं तो उन्हें रेगन की बहुत ही ज्यादा शैतानी आवाज सुनाई देती है और वो फादर डैमी से कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी एक्सोर्सिज्म को स्टार्ट करना चाहिए और वो ऐसा ही करते हैं, एक्सोर्सिज्म को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है रेगन हद से ज्यादा तड़पने लगती है, वो दोनों फादर को ही गाली देने लगती है। उसकी पेट बुरी तरीके से मूवमेंट कर रही थी, फिर धीरे धीरे बेड हवा में ही उड़ जाता है, लेकिन यहाँ फादर रुकते नहीं, वो अपनी एक्सोर्सिज्म को जारी रखते हैं। फिर बेड नीचे आ जाती है। अब रेगन के अंदर का शैतान फादर मैरिन को हद से ज्यादा गाली बकने लगता है
और रूम के सारी चीजों को गिराने लगती है। यहाँ रेगन के हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती है और रेगन धीरे धीरे हवा में उड़ जाती है। और यहाँ दोनों फादर बारीकी से मंत्र बोल बोल के उसे हवा में से बेड में लेटा देते हैं। अब ये एग्जॉर्सिज्म चलते हुए दोनों फादर ही थक जाते हैं। यहाँ दोनों ब्रेक लेने का निर्णय लेते हैं और यही रेगन के अंदर का शैतान फादर डैमी को गाली देने लगता है। वो कहता है तुम एक नामुराद लड़के हो जो अपने माँ की देखभाल ठीक से नहीं कर पाए और ना ही उनकी इलाज ठीक से कर पाए। तुम अपने माँ का खूनी हो। ये सब सुन के फादर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। यहाँ वो शैतान फादर डैमी को उनकी माँ की आवाज में उन्हें इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। ये सब सुन के फादर मैरिन आते हैं और कहते हैं तुम बाहर जाओ और वेट करो, मैं तुम्हें बुला लूंगा। फादर डैमी बाहर जाते हैं और फादर मैरिन अकेले ही एक्सोर्सिज्म को स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब फादर डैमी उस रूम में आते हैं तो वो देखते हैं शैतान ने फादर मरीन को मार डाला है। ये देख के फादर डैमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो रेगन के अंदर के शैतान को पीटने लगते हैं। फादर डैमी कहते हैं रेगन के शरीर को छोड़ दो शैतान और मेरे अंदर समा जाओ। और वो शैतान ऐसा ही करता है। वो रेगन के शरीर को छोड़ देता है और फादर डैमी के अंदर चला जाता है। वो शैतान फादर के अंदर जाते ही फादर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनकी आंखों की कलर चेंज हो जाती है। फादर तड़पने लगते हैं और फादर इस शैतान को मारने के लिए खिड़की से छलांग लगा देते हैं। इससे शैतान और फादर दोनों की मौत हो जाती है। फादर की बॉडी के सामने बहुत लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ फादर के दोस्त आ जाते हैं जो उसकी आत्मा के शांति के लिए प्रे भी करते हैं। यहाँ रेगन एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बाहों में ले लेती है और रोने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ दिन बीत जाते हैं और रेगन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं थी। ये शैतानी बातें, उसके शैतान के वश में होना, उसे कुछ भी पुरानी बात अब याद नहीं है। अब क्रिस रेगन को शैतानी जगह में नहीं रखना चाहती और उसकी ही भलाई के लिए वो उसे इस जगह से कहीं दूर ले जाने लगती है। और यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।